जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 1 सितंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है और दिन में 11 बजे तक नहा धो के तैयार हो जाना है और फिर आप सभी को ट्विटर के ऊपर जा करके जो भी पार्टिकुलर हैशटैग हैं उन सभी हैशटैग को लेकर के लगभग 10 से 15 ट्वीट जरूर करने हैं। ट्विटर ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और यह एक बड़ा जन आंदोलन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारे YouTube के सारे एजुकेटर हैं वे लोग यहाँ पर साथ में आए हैं और इसीलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी इस बड़े जन आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो इसीलिए आपको आज ट्वीट जरूर करना है। और कल हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति जी हैं प्रणब मुखर्जी जी, इनका निधन हो गया, तो इसीलिए हम सभी की तरफ से प्रणब दा को यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो आइए कल के प्रश्नों के उत्तर के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। किस देश में गांधी जी द्वारा पहने हुए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी हुई है? तो ये नीलामी हुई है आपके इंग्लैंड में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंग्लैंड। किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड में अपनी 100% हिस्सेदारी को बेच दिया? तो ये बेचा है एस बैंक ने। आपको पता होगा कि एस बैंक काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है और इसीलिए इनके द्वारा अपने पूरे म्यूचुअल फंड को बेच दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एस बैंक। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाइट ओक इन्वेस्टमेंट नाम की एक कंपनी है जिसने इनके म्यूचुअल फंड को खरीदा है। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। भारत द्वारा किस देश में मरीन कोऑर्डिनेशन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई? स्थापना की गई या फिर की जाएगी? तो ये देश है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है हमारे पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार जी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजीव कुमार। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो स्थान लिया है अशोक लवासा का, जो कि एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो ये रहे कल के प्रश्नों के उत्तर। ये हैं उन सभी लोगों के नाम जिनके द्वारा कल के क्विज में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया गया। तो विक्रम कुमार, श्याम प्रसाद निषाद, गोविंद, राजकुमार आनंद, संदीप विष्णु, गौतम आदित्य, नीरज गुप्ता और आखिरी में रहे संजय कुमार जी। तो इन लोगों ने ऐप के ऊपर कल क्विज दिया। तो आप भी ऐप के ऊपर इसी प्रकार से क्विज दे सकते हैं और अगर आपका स्कोर सबसे बढ़िया रहा तो आपके नाम भी इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डेली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और वहां से जाकर के आप डेली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट और ये दिवस आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इस दिवस को पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। और यह दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जो भी हमारे परमाणु हथियारों के परीक्षण होते हैं या फिर जो अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट होते हैं उनका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। दो दिवस के बारे में आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है और 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत के ग्रामीण किसानों व खाड़ी के कृषि उद्योगों को जोड़ने के लिए एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये है क्या? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक नई पीढ़ी की टेक्नोलॉजी आधारित कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे भारत के किसान हैं वे डायरेक्टली यूएई का जो कृषि उद्योग है, यानी कि वहाँ की जो खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां हैं, वहाँ के जो व्यापारी हैं, उनसे सीधे जुड़ पाएंगे और इससे जो भी बिचौलिए होते हैं बीच में, उन सभी को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। यानी कि जो भी इस प्रकार की कंपनियां हैं वे डायरेक्ट किसानों से यहाँ पर प्रोडक्ट को खरीद सकती हैं। यूएई की बात करते हैं तो राजधानी है आबू धाबी में, मुद्रा यहाँ की है दिरहम। अगला प्रश्न है, प्रणब मुखर्जी जी जिनका हाल ही में निधन हुआ, भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके पहले 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी उसमें इन्होंने रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और भारत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में इनमें से किस कंपनी को आईपीएल के लिए आधिकारिक पार्टनर यानी कि ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुना गया? तो ये आपकी है अनअकैडमी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अनअकैडमी के बारे में वैसे भी आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जहां पर भी आप एडवर्टाइज देखेंगे वहां पर केवल अनअकैडमी की ही एडवर्टाइज सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये हमारे देश की बेंगलोर की एक एजुटेक फर्म है और अगले 3 वर्षों के लिए बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल का इसे आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है। अब ध्यान रखिएगा, कुछ समय पहले मैंने आपको ड्रीम 11 के बारे में बताया था। तो ड्रीम 11 ये आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर है। टाइटल स्पॉन्सर का मतलब होता है, जैसे आपने पहले सुना होगा पेप्सी आईपीएल, उसके पहले था वीवो आईपीएल, उसी प्रकार से इस वर्ष होगा ड्रीम 11 आईपीएल। लेकिन यहां पर जो अनअकैडमी है उसे आईपीएल के आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है। आईपीएल का ये जो 13वां संस्करण है उसका आयोजन 19 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के 3 शहरों में किया जाएगा। कौन कौन से? शारजाह, आबू धाबी और इसके अलावा एक है दुबई। तो इन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। एक नाम आपको ध्यान रखना है बीपीएस हेल्थ केयर का। तो ये एक यूएई की हेल्थ केयर की कंपनी है जिसको बीसीसीआई के द्वारा जो भी हमारे वहां पर खिलाड़ी गए हैं या फिर जो स्टाफ हैं उन सभी के कोविड-19 की टेस्टिंग की जाएगी। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और वैसे मैंने आईपीएल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, इसी वर्ष का है, तो आप लोग चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन महाराष्ट्र नहीं होगा, ये आपका होगा गुजरात। तो गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? तो अहमदाबाद में आपको मिलेगा साबरमती रिवर फ्रंट। मान लीजिए ये साबरमती रिवर फ्रंट है और उसके बाद में केवड़िया में जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमारी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अगर किसी व्यक्ति को हवाई जहाज के माध्यम से साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक जाना है तो उसके लिए यहाँ पर हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर को और उसी दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए गुजरात सरकार ने हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपट्टनम के साथ में समझौता किया है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जो भी हमारी यहाँ पर हवाई जहाज उड़ेगी वह हवाई जहाज होगी स्पाइस जेट की, यानी कि इन सभी हवाई उड़ानों का संचालन स्पाइस जेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, गुजरात इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये हमारा है सितंबर 2020 का मंथ। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पोषण का हमारे जीवन में क्या महत्व है,
इसी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए या फिर जागरूक करने के लिए यह दिवस सितंबर 2020 में पूरे माह तक मनाया जाएगा। तो MyGov पोर्टल के ऊपर पोषण को लेकर के क्विज भी आपको मिलेंगी और मीम प्रतियोगिता का भी आयोजन इस पर किया जाएगा। 2018 में पहली बार पोषण माह का आयोजन किया गया था और ये इसका तीसरा संस्करण है, यानी कि 2018 में पहली बार, 2019 में दूसरी बार और अब 2020 में जाकर के तीसरी बार इसे मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस भारतीय एयरपोर्ट को नेशनल एनर्जी लीडर व एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे हैदराबाद एयरपोर्ट को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हैदराबाद में आपको दो एयरपोर्ट देखने को मिलेंगे। एक तो हमारा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा हमारा है बेगमपेट एयरपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो दोनों पुरस्कार हैं वे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिले हैं। तो एक सम्मेलन यहाँ पर हुआ जिसका नाम था ऊर्जा दक्षता सम्मेलन, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट समिट, और इसको आयोजित किया गया गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। तो इसी के दौरान जो हमारा 21वां एक्सलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट का राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसी के अंतर्गत हैदराबाद के राजीव गांधी हवाई अड्डे को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है विशाखापट्टनम की, इसको भी एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। कई लोगों ने कई बार कुछ वीडियो में सजेशन को लेकर के कमेंट किया, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तब से लगातार मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा परीक्षाओं में किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उनका बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। यानी कि किस प्रश्न में क्या चीज़ें आपको बतानी है और कितनी चीज़ आपको बतानी है, लगभग मैं वह 90% आपका कवर करता हूँ। तो इसीलिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एज इट इज़ ध्यान रखिए। हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें मिसप्रिंट हो जाती हैं, तो वो मैं बाद में PDF में एडिट भी कर देता हूँ, यानी कि आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा वह पूरी तरीके से ऑथेंटिक होगा और आप उसके ऊपर 100% विश्वास कर सकते हैं। और इससे पहले कि आप जो भी एग्जाम देखेंगे वहाँ पर आपको लगभग जो प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के वह मेरे ही वीडियो से मिलेंगे। तो इसीलिए जिस प्रकार से मैं आपको दे रहा हूँ उसी प्रकार से आपको ग्रहण करना है। हालांकि इसके साथ साथ आपको समय समय पर इन करंट अफेयर का रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें भूल जाया करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले काउ का सैन्य अभ्यास में शामिल होने से मना कर दिया? तो मैंने आपको बताया था कि रूस में इसका आयोजन किया जाना है और रूस में एक शहर है जिसका नाम है अस्त्राखान। तो यहाँ पर 15 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाना है और रूस ने यहाँ पर भारत को भी आमंत्रित किया था और भारतीय सेना के जो भी हमारे सैनिक थे वह इसमें शामिल होने वाले थे। लेकिन अब भारत सरकार ने यह कह दिया कि कोविड-19 के कारण हमारी सेनाओं की तैयारी अच्छी नहीं है, इसीलिए हम इस युद्धाभ्यास में शामिल नहीं होंगे। तो रूस के द्वारा यहाँ पर SCO के जो भी सदस्य देश हैं उनके साथ साथ कुल 18 देशों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसमें पाकिस्तान और चीन की सेनाएं भी शामिल होनी थी, इसीलिए भारत के द्वारा इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया। रूस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी मॉस्को में। मुद्रा यहाँ की है रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और अभी हमारे यहाँ का जो IIT एलुमिनी काउंसिल है उनके द्वारा एक कंप्यूटर बनाने के लिए यहाँ पर समझौता किया गया है रूस के साथ में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज व प्रशासक भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। तो PM के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के CM नरेंद्र मोदी और जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी उपस्थिति में
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासक भवन का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, आपको पता होगा कि वहाँ पर पानी की कमी रहती है, इसीलिए जल के इस संकट के निराकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए के 500 वाटर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। और आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड में जो ये वाटर की समस्या है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इजराइल के साथ में समझौता भी किया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, इसमें कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली? तो हमारी जो जीडीपी रही वह यहाँ पर गिर करके 23-0.9% गिर गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से वार्षिक जीडीपी ग्रोथ निकाला जाता है, उसी प्रकार से प्रत्येक 3 माह में यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ को काउंट किया जाता है। तो ऐसा पहली बार हुआ है 1996 के बाद में कि जब हमारे यहाँ पर जो जीडीपी है वह ऋणात्मक दर्ज की गई। और ऋणात्मक में भी आप देखेंगे कि यह जो दर है वह -23.9% दर्ज की गई है। बात करते हैं हमारे यहाँ पर तिमाही जीडीपी की गणना के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार 1996 में हमारे यहाँ पर तिमाही जीडीपी की गणना की जानी प्रारंभ हुई थी। और इससे पहले जब हमारे यहाँ पर तिमाही गणना नहीं होती थी जीडीपी की, उस दौरान 1979 से 1980 के दौरान, यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष 1979 से 80 का था, उस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ ऋणात्मक रही थी और उस दौरान ये रही थी -5.2%। तो ऐसा तिमाही जीडीपी कैलकुलेशन के बाद में पहली बार हुआ है कि जब हमारी जीडीपी हो गई है ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लेबनान देश के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बीरुत जो कि लेबनान की राजधानी है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक विस्फोट हो गया था, जिसके बाद में जनता में इतना आक्रोश आ गया कि जो वहाँ के पीएम थे हसन दियाब, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अभी तक ये एक कार्यकारी पीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। तो अब फाइनली जा करके मुस्तफ़ा अदीब यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो राजधानी लेबनान की है बीरुत में, मुद्रा यहाँ की है लेबनीज पाउंड और राष्ट्रपति यहाँ के हैं माइकल ओन। तो ये देख सकते हैं पश्चिमी एशिया का एक देश है छोटा सा लेबनान, जो कि सीरिया और इजराइल के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ओणम किस राज्य में मनाए जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है? तो ओणम नाम का जो त्यौहार है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ओणम की बात करते हैं तो एक प्रकार का यह फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था नुआखाई के बारे में, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है या फिर जो छत्तीसगढ़ है उसके कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, उसी प्रकार से ओणम भी एक वार्षिक फसल उत्सव है और इसे मनाया जाता है केरल में। तो केरल में जिन समुदायों के द्वारा इसे मनाया जाता है, उनकी ये मान्यता है कि जो राजा महाबली हैं उस दिन इनकी आत्मा केरल में आती है, यानी कि ओणम त्यौहार के दौरान इनकी आत्मा आती है। राजा बलि की कहानी आपने पढ़ी होगी, जिनको वामन अवतार में आकर के भगवान विष्णु जी के द्वारा इनका जो सब कुछ था उसको दान स्वरूप ले लिया गया था। तो ओणम त्यौहार ये 22 अगस्त से 2 सितंबर यानी कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसका जो पहला दिन होता है उसे कहते हैं उत्तरादम और आखिरी दिन को कहा जाता है तिरुमनम। तो ये आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर लड़कियाँ या महिलाएं होती हैं उनके द्वारा घरों पर ही इस प्रकार से आलेखन बनाया जाता है पुष्प के द्वारा, और धीरे धीरे करके जैसे इसमें दिन बढ़ते हैं उसी प्रकार से इनका जो आकार होता है, यानी कि ये डिजाइन होती है, इसका आकार भी बढ़ता जाता है और सभी के द्वारा अपने घरों पर ही पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सीएम द्वारा पहली रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये हैं कर्नाटक के सीएम और इनका नाम है BS येदियुरप्पा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो सीएम BS येदियुरप्पा के द्वारा बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर के लिए इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है और दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के द्वारा ये जो ट्रेन है उसका संचालन किया जाएगा।
तो रोल ऑफ ट्रेन होती क्या है, आइए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे एक ट्रेन है और इसके पीछे जो आपको स्पेस मिलेगा, इनके ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रक। तो होता क्या है कि जो हमारे सामान होते हैं पहले उनको ट्रेनों में भेजा जाता है, ट्रेन से वे खाली होते हैं, फिर उनको ट्रकों में भरा जाता है और फिर ये ट्रक उन सामानों को लेकर के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जो सामान है उनको ऑलरेडी इन्होंने ट्रकों में लोड कर दिया है और फिर उस ट्रक को ही इन्होंने ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया है। तो इससे जो हमारे ट्रकों में लगने वाला किराया था या फिर इसमें जो ईंधन लगता है उसमें भी बचत होगी, और जहाँ पर भी इन ट्रक को जाना होगा उसके पास का जो स्टेशन होगा उस स्टेशन पे ये उतरेंगे और ट्रेन से उतर करके उस पार्टिकुलर डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे। तो यही हमारी होती है रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन। और इस प्रकार से एक ट्रेन के ऊपर ट्रकों में सामानों को भर करके लोड कर दिया जाता है और इस ट्रेन के ऊपर आते हैं कुल मिलाकर के 42 ट्रक। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, उसी का उत्तर देना है। डॉक्टर यश पद्मावती, जिनका अभी निधन हो गया, ये प्रसिद्ध कौन थी? अगस्त 2020 में किस राज्य द्वारा नए लोगों का अनावरण किया गया? AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहां पर होगा? पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत जिसका नाम है INS कवारत्ती, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं और ये हैं उन लोगों के नाम जिनके द्वारा कल के प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए। तो शांतनु सिंह, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, राहुल सिंह, सिमरन सिंह, सलामत अहमद, सद्दाम हुसैन, मनोज परमार, ईशानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना ठाकुर, विनीत तिवारी, सौरव कुमार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, सूर्यकांत, चंदन सिंह, शुभदीप, उसके अलावा विपिन हैं, नितेश साहू, दीपक कुमार, विराट पटेल, श्याम प्रसाद, चांदनी, मंजेश राजपूत, शिवकांत कुमार SK, स्वीटी बघेल, अन्नू झा, कुमार SK। इसके अलावा आनंद शर्मा हैं, रविकांत सिन्हा जी हैं, अविनाश यादव हैं, दाटाब हैं, कामता प्रसाद हैं, बहुत हार्ड, परविंदर राजपूत, मनी यादव, शुभम, अनूप, विश्वजीत साधु। तो ये सारे लोग हैं जिनके द्वारा कल के प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। तो इसी प्रकार से कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहें तो आप भी अपनी तरफ से जो भी आपको पता हो वह उत्तर दे सकते हैं। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।